हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ वर्षा हैं जो आईआईटी दिल्ली से एमटेक कर रही हैं अभी। रिसेंटली इन्होंने इसरो का इंटरव्यू क्रैक किया है और अपकमिंग साइंटिस्ट हैं इसरो में। आज के इस वीडियो में हम गेट से लेके इसरो तक की जो जर्नी थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे वर्षा से। ओके। सो गेट में अगर रैंक की बात करें तो 288 2024 में रैंक थी। उसके बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया, एमटेक वहां से चल रहा है अभी। और अभी रिसेंटली इन्होंने इसरो क्रैक किया है। ओके। तो सबसे पहले वर्षा, वेलकम। थैंक यू अभिश्री, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आई होप आज का सेशन सबके लिए हेल्पफुल हो, सारे व्यूवर्स के लिए। यस, एक्चुअली हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, जो भी बोल सकते हैं इसे डिस्कशन है। हम इसरो के बारे में मेनली फोकस करेंगे, थोड़ा सा गेट के बारे में भी फोकस रहेगा हमारा। फिर उसके बाद मेनली हमारा इसरो पे रहेगा कि इसरो का एग्जाम इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। ओके। सो आई हैव सब क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। बेसिकली गेट से रिलेटेड है कि आपने गेट की प्रिपरेशन जो थी वो कब से स्टार्ट की थी? कब आपको पता चला कि आपको गेट करना चाहिए? एक्चुअली मैं जब सेकेंड ईयर में थी तब लॉकडाउन लग गया था। और लॉकडाउन लगने के बाद लोग एक्सप्लोर करने लगे थे कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है वगैरह। तो सेकेंड ईयर से थोड़ा मन बना लिया था कि हाँ, मैं गेट के लिए ही प्रिपेयर करूंगी। और बट एकदम डेडिकेटेड होके मैंने प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट हुई थर्ड ईयर के एंड में से। थर्ड ईयर के एंड में से ऑलमोस्ट वन ईयर प्रिपेयर किया एंड देन गेट दिया सीरियसली। थर्ड ईयर में भी गेट दिया था बट वो इतना सीरियसली नहीं दिया था। आई थिंक आपने 2023 में भी दिया था। 2023 पास आउट ईयर है आपका, राइट? जी। तो जी, उस टाइम पे फाइनल क्या ईयर में। रैंक थी आपकी, आप बता पाएं थोड़ा? जब मैंने फाइनल ईयर में गेट दिया था तो मेरी रैंक थी 1200, अराउंड 1200। इट ओके। वाज एक्चुअली 1267। सो उसके बेसिस पे मैंने आईआईटी गांधीनगर ज्वाइन किया था। और आईआईटी गांधीनगर में ज्वाइन करने के बाद मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स मैंने वहाँ का एमटेक किया और फिर मैंने वापस से ड्रॉप कर दिया। ओके। बहुत सारे रीजंस थे ड्रॉप करने के लिए। एंड देन फिर से जो बाद में मेरे पास 4 महीने बचे, मैंने उसमें वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट की। और फिर 24 में फिर से गेट दिया जिसमें मेरा फाइनल रैंक 288 था। ओके। सो आई कैन से दैट कि मोस्टली एक ईयर, वन ईयर की प्रिपरेशन है और उसमें से फिर आपने चार वो जो 2024 वाला अटेम्प्ट था उसमें रिवीजन किया होगा, नोट्स वगैरह टेस्ट वगैरह जी। लगाए होंगे, राइट? जी। सो अकॉर्डिंग टू यू कि गेट के लिए कितना सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, मतलब कितना? अगर गेट सीएसई कोई करता है प्रिपरेशन तो कितना टाइम, मतलब आइडियल टाइम है? कितने मंथ में कोई मुझे गेट लगता क्रैक कर है सकता है? मुझे लगता है मुझे मुझे ज्यादा टाइम लग गया। मैंने 1 साल दिया, फिर उसके बाद कुछ मंथ्स और देने पड़े। बट मुझे लगता है आइडियली 6 मंथ्स इनफ होते हैं गेट की प्रिपरेशन के लिए। 6 मंथ, वन ईयर इनफ होता है। और बहुत सारे लोग फर्स्ट सेकेंड ईयर से भी स्टार्ट कर देते हैं। बट सबके अपने अपने पेस के अकॉर्डिंग लोग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं 6 मंथ्स बचे होते हैं एंड देन सोचते हैं होगा कि नहीं होगा। नहीं, 6 मंथ में भी आप क्रैक कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने किया भी है, बहुत लोग करते भी हैं। सो 6 मंथ इज इनफ। ओके। बट इट डिपेंड्स, राइट? मतलब मैं जो मानता हूँ आइडियल टाइम, वो मतलब एक साल मानता हूँ कि एक साल में आप एक बेहतरीन टॉप 100 200 के अंदर रैंक मतलब लाई जा सकती है अच्छे से मेहनत करके, राइट? ओके। सो जब आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे आपका प्लान क्या था, राइट? रिसेंटली आपने इसरो क्रैक किया है। आपका प्लान क्या था? आपका प्लान एमटेक का था, आईआईटी का, पीएसयू का, या कोई गवर्नमेंट जॉब लाइक इसरो, डीआरडीओ, बार्क का? ओके, सो मैंने गेट का प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट किया, इसका मेन रीजन ये है कि जब सेकेंड ईयर में लॉकडाउन लगा था तो मैंने भी कॉर्पोरेट के लिए ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। लाइक कोडिंग स्किल्स, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, इंटर्नशिप वगैरह के लिए ट्राई करना स्टार्ट कर दिया था, सर्टिफिकेट्स वगैरह। लेकिन वो करने के 2 महीने बाद मुझे लगा कि नहीं नहीं, मुझे इस फील्ड में जाना नहीं है। फिर मैंने मुझे इंटरेस्ट नहीं आया उस फील्ड में। फिर मैंने बाकी जगह एक्सप्लोर किया एंड देन मैंने डिसाइड किया कि अच्छा, मुझे इसरो के लिए ट्राई करना चाहिए। मुझे बहुत पहले से ही मेरा सपना था कि मैं इसरो साइंटिस्ट बनूं। और ओके। फिर सोचा कि नहीं, मुझे इसी के लिए ट्राई करना चाहिए। फिर मैंने उसके लिए रिसर्च वगैरह की, इसका कैसा होता है सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह। सो उसमें रिटन एग्जाम्स होते हैं, देन इंटरव्यू होता है, फिर रिटन पता चला जो रिटन एग्जाम होता है वो गेट के जैसा ही होता है, सिमिलर। देन ये सारी चीजें जानने के बाद एट द एंड मैंने कंक्लूड किया कि ठीक है, मुझे गेट का ही प्रिपरेशन करना चाहिए। गेट के लिए प्रिपेयर करूंगी तो इससे रिलेटेड बाकी जो एग्जाम्स हैं, लाइक इसरो हो गया, बीएआरसी हो गया, डीआरडीओ वगैरह हो गया, वो उन सबकी भी तैयारी हो जाएगी। और इन केस अगर
इन सारे में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है साइंटिस्ट के लिए, तो फिर मैं गेट में एक अच्छा रैंक लाके मैं एमटेक कर लूंगी। ओके। बस ये मैंने प्लान बनाया अपने सेकेंड ईयर में, एंड देन इसलिए मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ओके सो जो फाइनल प्लान था आपका इसरो का, नाउ यू गॉट द इसरो। ओके। सो जी देर से ही सही, बट या यू हैव अचीव दैट। ओके। नाउ अब हम गेट की प्रिपरेशन के ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि गेट के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं है ना यूट्यूब में, और मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। नाउ आई विल जस्ट जंप टू इनटू द इसरो एग्जाम। ओके। तो इसरो का जो प्रोसीजर होता है, मैं पहले अपने ऑडियंस को बता देता हूँ कि रिटन एग्जाम होता है, फिर उसका इंटरव्यू होता है, राइट। रिटन एग्जाम मैंने भी क्रैक जी। किया, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन आईओसीएल। प्रोबेशन पीरियड होता है, तो एक साल के अंदर आप नहीं जा सकते, राइट। नाउ सो इसरो का एग्जाम मुझे अभी भी याद है, आई थिंक 7 जनवरी 2024 में था, राइट। मैं जी। उस टाइम पे इंडियन ऑयल में था, आईओसीएल में था, मैं गया था एग्जाम देने। ओके। तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी बता रखी है ऑलरेडी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या गेट की वजह से आपने इसरो क्रैक किया, कितनी हेल्प मिली थी गेट की प्रिपरेशन से इसरो एग्जाम में, क्या कुछ अलग से प्रिपरेशन किया आपने, थोड़ा सा इसरो के एग्जाम को कैसे क्रैक करें उसके बारे में एक रोड मैप हो जाए। ये गेट का जो सिलेबस होता है, आप अगर गेट के लिए तैयारी करते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट सारे एग्जाम्स के लिए जितने भी रिलेटेड एग्जाम्स हैं, ये इसरो हो गया, बीआरसी हो गया, डीआरडी हो गया, या बाकी पीएसयूज के जो एग्जाम्स हैं, बाय डिफॉल्ट उनकी भी प्रिपरेशन हो जाती है। राइट। मेन जो सिलेबस रहता है वो सबका सेम ही रहता है, बस स्ट्रैटेजी में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। फॉर एग्जांपल गेट का जो एग्जाम होता है वो थोड़े कॉन्सेप्ट्स बेस्ड होते हैं। आपको कितना डिफरेंस रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, टाइम का, ड्यूरेशन का, आपको स्पीड का डिफरेंस रहेगा, आपको कितने स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करने वगैरह। तो इसलिए शुरुआत में आपको गेट का ही ध्यान रख के प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, आपको सिलेबस सारे अच्छे से कंप्लीट करने हैं। देन बाद में आप किस पर्टिकुलर कौन सा एग्जाम देने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना स्ट्रैटेजी बनानी है, लाइक पीवाईक्यू सॉल्व करके वगैरह। अब मैं डिफरेंस की बात करूँ गेट और इसरो में, सो गेट गेट में कैसे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, आपको थोड़ा टाइम देके अच्छे से सॉल्व करना रहता है। जबकि मैं इसरो में बात करूँ, ड्यूरेशन कम रहता है, क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, सो यस। आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है, आपको आपको अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि नहीं, कौन से कोई आप सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व कर नहीं सकते कम टाइम में, तो आपको उसमें डिसाइड करना है किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा। बस इसी का फर्क आता है स्ट्रैटेजी का। बाकी सिलेबस वगैरह सब कुछ सेम है। और एक चीज और है, इसरो या बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा होते हैं, दो तीन सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा होते हैं, बट वो इतना हार्ड सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। आप लास्ट में 1 या 2 वीक में भी आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो, सो उसका कोई इशू नहीं है। मेन इशू है बस आपको अपनी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द एग्जाम चेंज कर लेनी है, यस। जो और भी एक आप पॉइंट मैं देना ऐड चाहते ऐड करना चाहूंगा, जो आपने बताया ना एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप उन्हें स्किप भी कर देते हैं तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, जस्ट लाइक कि हैं। जी जी अगर जी। बीआरसी की बात करूं तो उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, डिफरेंशियल इक्वेशन है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बट इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर बीआरसी में 100 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन इनमें से आएंगे, बट स्टिल 90 क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, राइट। तो जो हाँ सिलेबस होता लेकिन है अगर जैसे या जी, जैसे आप बीआरसी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको बस क्लियर करना रहता है एग्जाम, बस उसके मार्क्स जो है इंटरव्यू में काउंट नहीं होते। जबकि इसरो में आपने रिटन में आपके कितने मार्क्स आए हैं वो भी काउंट होता है आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो राइट। इसीलिए अगर आप अपने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स, जरूरी हो जाता है कि आप इसरो में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाए, तो ये जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं वो काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो मैं इसरो के लिए पर्टिकुलरली कहूंगी इन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स को मत छोड़िए, क्योंकि ये काफी स्कोरिंग है, काफी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, बस पढ़ना रहता है एंड देन उसके बेसिस पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ओके। नाउ तो ये तो था कि मतलब इसरो का जो पेपर है ऑलमोस्ट गेट का सिलेबस ही है, राइट। मतलब कुछ अलग से नहीं पढ़ना, थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं, यू कैन फाइंड इजिली जी। सिलेबस ऑफ इसरो इन इंटरनेट। नाउ अगर मैं पेपर लेवल की बात करूं, मतलब इसरो का पेपर ज्यादा टफ आता है, क्वेश्चन लेवल की बात करूं, या गेट का, किसका टफ आता है। देखिए अगेन कॉन्सेप्चुअली गेट का पेपर ज्यादा टफ है। बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं सीएस रिलेटेड, सबसे टफ कॉन्सेप्चुअली गेट का एग्जाम है। बाकी सारे एग्जाम्स में आप देखेंगे ड्यूरेशन का दिक्कत आ जाता है, कम ड्यूरेशन में आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन हार्ड होगा। जैसे गेट में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन आते हैं बाकी जगह, बस क्योंकि आपको कम टाइम में ज्यादा सॉल्व करने रहेंगे तो उसके कारण वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है।
बट राइट। ठीक है, आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को पकड़ना है, किसको छोड़ना है, उस तरीके से आप सीख जाएंगे। ओके। ओके। नाउ नाउ इसरो का एग्जाम आपने क्रैक किया है, उसमें आपकी आई थिंक 16 रैंक थी, राइट? जी। या। तो ना इसरो के एग्जाम के बाद इंटरव्यू प्रोसेस पे आते हैं। इसरो का एग्जाम क्रैक करने के लिए आई थिंक सभी लोगों को क्लियर होगा ना। अगर इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में मैं बात करूं तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने राउंड्स होते हैं इंटरव्यू में। आपका लोकेशन क्या था इंटरव्यू का, कितने राउंड हुए थे, थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा डीप में। जी, इंटरव्यू जो है वो सबका बैंगलोर में ही होता है, इंटरव्यू जो होता है वगैरह। और मेरा इंटरव्यू था 12 अगस्त को, 12 अगस्त को बैंगलोर में। और तब मैं आईआईटी दिल्ली में ही एमटेक कर रही थी, तो यहाँ से मैं बैंगलोर गई थी इंटरव्यू के लिए। और असल में 2 दिन आपको वहाँ अटेंड करना। एक फर्स्ट डे जो होता है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड जस्ट नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू होगा। ओके। सो मेरा 11 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और 12 को मेरा इंटरव्यू था। ओके। और ओके। ओके। नाउ सबसे पहले कितने राउंड्स हुए थे इंटरव्यू में? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इंटरव्यू हुआ, उसमें कुछ राउंड्स जैसे अगर आईओसीएल का बताऊं तो उसमें पीआई होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, जीडी होता है, जीटी होता है, ऐसा कुछ अच्छा वहां भी था? अच्छा, ओके। नहीं नहीं, जो ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इंटरव्यूज होते हैं वो प्योरली टेक्निकल होते हैं। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा जीडी या एचआर राउंड नहीं होता है। सिर्फ एक ही राउंड होता है जिसमें उसमें, और वो प्योरली टेक्निकल होता है। आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछेंगे, आपके सब्जेक्ट्स रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। एक राउंड ही होता है और मोस्टली 30 या 1 आवर चलता है, 30 मिनट्स या 1 आवर। ओके। आपने कोई और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई पीएसयू का इंटरव्यू दिया है इसरो के अलावा? नहीं नहीं, मैं बस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही तरफ ही थी। मैंने बाकी पीएसयूज का फॉर्म नहीं भरा। मैंने बीआरसी का इंटरव्यू जरूर दिया है 2024 में ही। और वो मेरा 1 आवर अराउंड चला था, बट हाँ मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके। तो कहीं ना कैन आई आस्क कि दोनों में से, बाहर बीएआरसी में से और इसरो में से, ज्यादा टफ इंटरव्यू किसका था? टफ की बात है, मुझे दोनों ही ऑलमोस्ट सेम लगे। लेकिन मुझे लगता है मैं बीआरसी के टाइम इतना प्रिपेयर्ड नहीं थी। मैं इसरो के टाइम मैंने और भी ज्यादा प्रिपरेशन की, और भी ज्यादा बीआरसी से ही सीख के कहाँ कहाँ कमियां हैं मुझे, मैंने वो नोटिस किया। और मैंने उस पर पढ़ा और भी अपना नॉलेज गेन किया, एंड देन मैंने इसरो का दिया। डिफिकल्टी की बात करें तो मुझे कुछ खास ज्यादा डिफरेंस लगा नहीं। लेकिन हाँ, एक है थोड़ा सा कि बीएआरसी में थोड़े से डेप्थ क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, वो डेप्थ में ज्यादा जाते हैं। और पहले तो बीएआरसी में वो आपसे पूछते हैं कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो उसमें आपको 4-5 सब्जेक्ट्स लिस्ट आउट करने रहते हैं, देन वो सिर्फ उसी सब्जेक्ट्स में से पूछते हैं और काफी डेप्थ में पूछते हैं। इसरो में क्या है, कभी कभी अगर आप लकी हुए तो आपसे वो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछेंगे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, वो सारे सब्जेक्ट्स में से पूछते हैं। ऑलमोस्ट बीएआरसी में 5, 6 या 7 मेंबर्स बैठे रहते हैं, इंटरव्यूअर्स बैठे रहते हैं, जबकि इसरो में अराउंड 10 इंटरव्यूअर्स आपके सामने बैठे रहते हैं। और हर एक इंसान अपने अपने सब्जेक्ट्स का काफी एक्सपर्ट होता है। और हर एक आपसे वन बाय वन, आपसे एक एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे, भले ही वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो या ना हो। मैं इसरो का बता रही हूँ। सो लेकिन हाँ, इसरो में ब्रेथ भी वो ज्यादा कवर करते हैं, मैंने ये नोटिस किया, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स पूछते हैं, सारे एरियाज पे आपको चेक करते हैं कि आपको आपको इस एरिया का नॉलेज है कि नहीं। तो ये मेन डिफरेंस है। दूसरा एक डिफरेंस और है, बीआरसी में आपसे बस सब्जेक्ट्स रिलेटेड पूछते हैं, जबकि इसरो में सब्जेक्ट्स रिलेटेड भी आपका इंटरव्यू होता है। देन आपने जो प्रेजेंट बनाया होगा अपने फाइनल ईयर में, वो भी आप उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ऑलमोस्ट 50% आपका वही वेटेज होता है, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है। एंड देन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई वर्क एक्सपीरियंस, कोई इंटर्नशिप वगैरह कर रखा है, तो उससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके। तो बेसिकली गेट के मतलब गेट के जो सब्जेक्ट्स आते हैं होते हैं वो इंटरव्यू में काम आते हैं, राइट? बिल्कुल। ओके। तो आप कोई क्वेश्चंस, आपको कुछ क्वेश्चंस अगर याद हो, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे थे, जैसे एल्गोरिथम का अगर कोई क्वेश्चन याद हो, कोई क्वेश्चन याद हो आपको, डीओसी का कोई क्वेश्चन याद हो, कंप्यूटर नेटवर्क का कोई क्वेश्चन याद हो, कोई कोई भी क्वेश्चन मतलब आपको याद हो जो, तो आप शेयर कर सकते हैं। अभी एकदम रिकॉल करने में तो मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अगस्त के टाइम का था। बट
मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड उन्होंने काफी क्वेश्चन पूछे। मेरा प्रोजेक्ट जो था वो स्किन कैंसर डिटेक्शन पे था। उन्होंने एकदम लाइक मुझे वहां पे कोड करके नहीं दिखाना था, ना ही लैपटॉप पे, ना ही सूडो कोड लिख के दिखाना था, बट उन्होंने जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे, आप उसका आंसर तभी कर पाएंगे जब आपने वो खुद से कोडिंग कर रखी हो, जब आपने प्रोजेक्ट आपने खुद से बना रखा हो। तो मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी आप वहां पे जाके इम्प्लीमेंट करें या ना करें, वो आपको जज कर लेंगे, उनको पता लग जाएगा आपने खुद से प्रोजेक्ट किया है कि नहीं। सो ये ऑलमोस्ट मेरे सिर्फ जो मेरा जो मेन प्रोजेक्ट था उस पे मेरा सिर्फ 20 मिनट्स मेरे बस मेन प्रोजेक्ट पे ही इंटरव्यू हुआ रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने फर्स्ट स्टार्टिंग की थी मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। ये एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है जो गेट में नहीं पूछते हैं, यस। और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ही उन्होंने मेरी स्टार्टिंग की। और पहला ही क्वेश्चन था कि जितने भी प्रोसेस होते हैं एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, एस डी तो एल सी। अभी करेंटली जी, अभी करेंटली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, अभी करेंटली रियल वर्ल्ड में कौन सा बेस्ट साइट, कौन सा बेस्ट मेथड होना चाहिए। तो अब ये एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, लोग नहीं पढ़ते हैं ना गेट के लिए ना रिटन एग्जाम के लिए, और इंटरव्यू में भी छोड़ देते हैं। बट क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इंटरव्यू का, पहले ही क्वेश्चन में आप नहीं कह सकते कि सर नो सर आई डोंट नो, मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, फिर उस पहली क्वेश्चन में आंसर दे देने से आपके पूरे इंटरव्यू पे इफेक्ट पड़ता है। यस। तो इसीलिए मैं कहूंगी ये कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो है वो एकदम ना छोड़ के जाइए, क्योंकि रिटर्न में भी इसका वेटेज रहेगा ही, प्लस इंटरव्यू में भी वो आपसे पूछ सकते, हो सकता है स्टार्टिंग ही आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट से करे। सो आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैंने इस पे और ये लकीली मैंने पढ़ा था। मैंने भी सोचा था छोड़ दूंगी, लेकिन मैंने लकीली पढ़ा था, लास्ट 1-2 डेज में मैंने इस सब्जेक्ट को कवर किया था और इसका भी आंसर दिया मैंने। लेकिन इस पे भी और भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछने चालू किए, 5 मिनट 10 मिनट सिर्फ इस सब्जेक्ट्स पे रहे। एंड देन दे जम्प टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, उससे रिलेटेड उन्होंने काफी डीप क्वेश्चन पूछे एक्चुअल में। कैसे एक इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन पूरा एग्जीक्यूट होता है पूरी लाइफ साइकिल। सो गेट में जितना पढ़ा है उतना नहीं, उससे भी ज्यादा डेप्थ में उन्होंने और भी क्वेश्चन पूछे थे, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो सारी चीजें। तो 15-20 मिनट ऐसे तो डेप्थ में इसरो में भी काफी पूछते हैं। ओके। सो प्रोजेक्ट और गेट सब्जेक्ट्स दोनों इंपॉर्टेंट है इसरो के इंटरव्यू के लिए, दैट इज द जी। समरी आई थिंक, राइट। ओके। सो आई थिंक वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस जो मैंने लिखे थे। एनीथिंग यू वांट टू ऐड, कुछ भी मतलब गेट की प्रिपरेशन में कुछ टिप्स गेट एस्पिरेंट्स के लिए, मोटिवेशन के तौर पे, कि कैसे आपने आपको मोटिवेट रखा 2-2.5 साल जो भी टाइम लगा ये, राइट, तो कैसे मोटिवेट रखा, कुछ मतलब जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स है उनके लिए मैसेज आपकी तरफ से। टिप से पहले मैं बस एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूंगी। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं गेट के एग्जाम के लिए, तो ये जितने भी कोई कोचिंग हो गया या यूट्यूब पे लेक्चर्स हो गया वो काफी है गेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए विद अ गुड रैंक। ठीक है, अंडर 100 और 200 वो सारी रिसोर्सेज काफी हैं। बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ, अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है ऐसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लाइक जेआरसी, इसरो, तो मुझे नहीं लगता वो सिर्फ यूट्यूब लेक्चर से होगा। उसके लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की बहुत जरूरत है। मैं ये एक पहला टिप मैं देना चाहूंगी, अगर आप किसी इंटरव्यू को क्रैक करने की बात कर रहे हैं खासकर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की लाइक बीआरसी, तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जरूर पढ़िए। आप अपने 2-3 सब्जेक्ट्स पकड़ लीजिए जो आपके फेवरेट हो या जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। लाइक मैंने सीओए ओएस को मैंने अपना फेवरेट माना था, मुझे काफी इंटरेस्ट था उन सब्जेक्ट्स में, तो मैंने उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स काफी पढ़ी है। स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से मतलब ये नहीं है कि आपको सारे पेजेस पढ़ने हैं, लेकिन कुछ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैंने उसमें जरूर पढ़ रखा है। और मेरा लक अच्छा था कि इसरो में भी उसी से रिलेटेड ज्यादा पूछा गया सीओए और ओएस में, और मैंने ऑलमोस्ट सारे आंसर्स दिए उसके। एक ये। सेकंड टिप रही बात मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन मैं खुद डिप्रेस्ड हो जाती थी कई बार प्रिपरेशन के दौरान। ओके। सो मोटिवेट रखना तो काफी मुश्किल है, बट स्टिल आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। आप भले ही मोटिवेटेड रहो या ना रहो, आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने डेली शेड्यूल के साथ। क्योंकि गेट में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, 1 साल तो मिनिमम मानता हूं मैं, क्योंकि 1 साल में अगर अच्छी रैंक लानी है तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि कॉलेज एग्जाम है, ये थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अपने आप को मोटिवेट जी। रखना पड़ेगा, राइट। जी। ओके। थैंक यू वर्षा फॉर शेयरिंग ऑल द टिप्स। एंड जो लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, आई विल ड्रॉप द लिंक वर्षा की लिंक्डइन प्रोफाइल का, आप वहां जाके उनसे कुछ भी क्वेरीज अपनी पूछ सकते हैं। डेफिनेटली सी विल रिप्लाई, एंड आई थिंक सी विल बी बिजी बिकॉज सी इज साइंटिस्ट नाउ। सो व्हेन यू आर ज्वाइनिंग, लास्ट क्वेश्चन। ज्वाइनिंग तो फिलहाल अभी ज्वाइनिंग मेरी 12 फरवरी से ही थी।
लेकिन मैंने एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट किया है और उसका अप्रूवल अभी तक मुझे आया नहीं है। मैंने एक्सटेंशन मांगा है। अब कितना एक्सटेंशन मिलेगा, कितने मंथ्स का, वो मुझे अभी आइडिया नहीं। एक्सटेंशन मिल जाएगा तो मैं अभी एमटेक कंटिन्यू करूंगी एंड देन ज्वाइन करूंगी। अगर नहीं मिलता है तो मैं यही 12 फेब को ज्वाइन कर दूंगी। ओके, 12 मीन्स 2 दिन बाद। ओके। हाँ। Okay, thank you, Varsa, and thank you guys for watching this video. All the best for GATE exam, GATE preparation, whatever exam you will write. I think this center will be helpful for you. Thanks for watching. थैंक यू।